अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स के नाम से एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हम अपने 3 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले लेक्चर के अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। दूसरे लेक्चर के अंदर हम डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। तीसरे लेक्चर के अंदर हम डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। चलें, तो हम स्टार्ट करें चैप्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डेफिनेशन से। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जाहिर है इसकी डेफिनेशन भी हम कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करें विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन मौजूद होता है। और कभी भी अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन मौजूद हो तो आप इस ग्रुप को किसका नाम देते हैं? आप इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर ये ग्रुप मौजूद होता है, तो हम कैसे लिख दें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? इसे हम शॉर्ट में सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिटा के लिख देते हैं। अच्छा, अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें होता क्या है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना मुन्ने, ये अटैच हुआ होता है OH ग्रुप के साथ। अच्छा, ये OH ग्रुप क्या है? OH ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि सी डबल बॉन्ड O किससे जुड़ा हुआ होता है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी OH से जुड़ा हुआ होता है। तो हम लिख देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड विद हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अटैच विद लिख दें या टू लिख दें, अटैच टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी कि OH। इन्हें हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक जनरल फॉर्मूला देखें तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगा होता है OH, ये हो गया कार्बोक्साइल ग्रुप। इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्साइल ग्रुप। देखें, सी डबल बॉन्ड O को क्या पढ़ेंगे? कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, OH को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइल ग्रुप पढ़ेंगे। और जब C डबल बॉन्ड O और OH दोनों मिल जाएं तो आप इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा, यानी कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है भाई? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अच्छा, अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें अगर आप कार्बन को देखें तो क्या वो कार्बन स्टेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यानी कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अब अगर आप गौर से देखें तो कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, 2 बॉन्ड्स ऊपर बना रहा है। इसका मतलब कार्बन यहां पर सेटिस्फाई तो नहीं है। तो इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे R शो कर रहे हैं। R का मतलब यहाँ पे चेन ऑफ कार्बन भी हो सकता है और रेयर केस में, एक्सेप्शन केस में हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। आपको कुछ नेम्स याद होने चाहिए। काउंटिंग मैंने आपको पहले ही बता दी। अगर हम अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करते हैं, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, तो हम क्या करते हैं? हम नाम के साथ लगा देते हैं एक एसिड। क्या लगा देते हैं बेटा? एक एसिड। और अगर आप आयोपिक नेमिंग लिखते हैं तो सिंपल हम क्या करते हैं? नाम के साथ लगा देते हैं एनओइक एसिड। क्या लगा देते हैं? एनओइक एसिड। अच्छा, नंबरिंग आपको याद होगी। अगर एक कार्बन होता है तो हम उसे कहते हैं फॉर्म, और आयोपिक में हम उसे क्या कहते हैं? मीथ। ये मैं बस आपको एक दफा रिपीट करा रहा हूँ। 2 कार्बन होते हैं तो कॉमन में कहते हैं उसे एसिड, जबकि आयोपिक में क्या कहते हैं? ईथ। 3 कार्बन होते हैं तो कॉमन में उसे कहते हैं प्रोपियोन। सही है, जबकि आयोपिक में उसे क्या कहते हैं? प्रोप। 4 कार्बन को कॉमन में कहते हैं ब्यूटायर, जबकि आयोपिक में कहते हैं सिर्फ ब्यूट।
5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, वेलर, जबकि आयोपिक में क्या कहते हैं, पैंट कहते हैं। 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, कैपर, जबकि आयोपिक में क्या कहते हैं, हैग्स। अब चलें, अब मैंने आपको बताया था कि कॉमन नेमिंग में क्या यूज करेंगे, एक एसिड, इसका मतलब एक कार्बन वाले एसिड को आप बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाले एसिड को बोलेंगे आप एसिटिक एसिड, 3 कार्बन वाले एसिड को आप बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन वाले एसिड को आप बोलेंगे ब्यूटेरिक एसिड, 5 कार्बन वाले एसिड को आप बोलेंगे वेलरिक एसिड, 6 कार्बन वाले एसिड को आप बोलेंगे कैप्रिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से अगर आप आयोपिक नेमिंग लिख रहे हैं तो आयोपिक नेमिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, एनोइक एसिड, तो ये क्या हो गया, मिथानोइक एसिड। इसी तरह से ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। इससे ज्यादा तमीज से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड और हेक्सानोइक एसिड। काउंटिंग आगे भी कंटिन्यू है। हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, नोनानोइक एसिड और डेकानोइक एसिड, राइट। अच्छा, यहां तक समझने के बाद अब हम जल्दी से जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जो मैंने आपको नेमिंग अभी बताई है वो आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कई सारी हैं, एक एक करके हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं उनको। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं मुन्ने, वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब वो चीज सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि C1 से लेके C10 तक जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये सारे हैं लिक्विड्स। ये सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड्स। और C10 से ज्यादा जिनके अंदर कार्बन है वो क्या है, वो है वैक्सी सॉलिड्स। ठीक है। अच्छा, अब देखें, C1 का मतलब क्या है, मिथानोइक एसिड, C2 का मतलब क्या है, इथानोइक एसिड, C3 का मतलब प्रोपानोइक एसिड। इस तरह से अगर आप 10 तक चले जाएं तो डेकानोइक एसिड। तो 10 तक जो लिक्विड्स हैं वो, तो 10 तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो लिक्विड्स हैं, लेकिन 10 के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आएंगे उन्हें वो क्या है, वो वैक्सी सॉलिड्स हैं। ठीक है, यहां तक आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे चलिए, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो आपने इसको ऐसे याद रखना है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और यहां तक कि सबसे हाई होता है, सबसे हाई होता है, अल्कोहल से भी ज्यादा। ठीक है, पहली बात याद रखनी है, मोर देन, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्कोहल से भी। अच्छा, अब इसकी रीजन सुन लीजिए। इसकी रीजन ये है कि ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या बना लेते हैं, आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, तो क्या अल्कोहल नहीं बनाता, नहीं भाई, अल्कोहल भी बनाता है। फिर इसका ज्यादा क्यों है, इसका ज्यादा इसलिए है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल कार्ब अल्कोहल अल्कोहल से ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि वो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी अल्कोहल को वाटर चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को कोई नहीं चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, वो खुद अपने आप से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने अभी देखा क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ एच। तो नॉर्मली ये होता है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बिल्कुल ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने बस इसे थोड़ा तिरछा करके लिख दिया। देखिए ना, आपने ये पढ़ा ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। तो ये रहा आर, ये रहा कार्बोनाइल और ये रहा ओ एच। ठीक है, तो ये एक ही बात है। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ
H। तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ठीक है। ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, एक ये और एक है, और एक रिंग बना लेते हैं। अच्छा, इस रिंग को हम क्या कहते हैं? इस रिंग को हम सिंपली कहते हैं साइक्लिक डायमर। क्या कहते हैं? साइक्लिक डायमर। अब साइक्लिक डायमर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा ये क्लोज हो गया है। डाई क्यों कह रहे हैं? डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। मैं आपको चले लिख के बता देता हूँ। साइक्लिक डायमर का मतलब क्या है? साइक्लिक का मतलब क्लोज हो गया, डाई का मतलब होता है दो, मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो दो यूनिट्स आपस में मिलके क्या हो गई? क्लोज हो गई, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? साइक्लिक डायमर। अब इस साइक्लिक डायमीटर को मेल्ट करना डिफिकल्ट है। तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक डायमर बना लेते हैं, जिसको मेल्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और ये साइक्लिक डायमर बना किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से बना बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बना, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है आप डिटेल में डिस्कस करेंगे लिक्विड के चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब यहां पर आपने दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात, फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा फॉर्मिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और कुछ बुक्स में से 101 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा गया है। इसी तरह से एक आपने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और याद रखना है, किसका? एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो बॉइलिंग पॉइंट आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए, ठीक है। यहां तक हमने अपनी कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया? यहां तक हमने हमने अपनी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया। अब हम जा रहे हैं जल्दी से अपनी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, दैट इज ओडोर, ठीक है। चलें, अगर हम ओडोर की बात करें, ओडोर का मतलब होता है स्मेल। ओडोर का मतलब क्या होता है? स्मेल। अच्छा अब स्मेल से रिलेटेड आपने क्या बातें रखनी है? देखें, इनकी पेनिट्रेटिंग ऑर्डर होती है। अब पेनिट्रेटिंग ऑर्डर का मतलब समझते हैं आप? पेनिट्रेटिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऐसी स्मेल जो आपको चुभे। पेनिट्रेटिंग स्मेल का मतलब ऐसी स्मेल जो आपको चुभे। तो इनकी जो स्मेल होती है वो होती है पेनिट्रेटिंग स्मेल। अच्छा, अब सुनिएगा, C1 से लेके C3 तक, यानी मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड की बात करें, बेटा इनकी जो स्मेल होती है, इनकी स्मेल होती है कैसी? पंजेंट, ठीक है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पंजेंट स्मेल को। जबकि C4 से लेके C9 तक जो लिक्विड्स होते हैं, इनकी स्मेल कैसी होती है? इनकी स्मेल होती है रेंसिड बटर के जैसी। कैसी? रेंसिड बटर के जैसी। रेंसिड का मतलब होता है सड़ना, बटर का मतलब होता है मक्खन। अच्छा, अब C4 से लेके C9 तक, अब इसमें आपने दो बातें और याद रखनी है। सबसे पहली बात, एसिटिक एसिड। बेटा एसिटिक एसिड की जो स्मेल होती है ना, वो विनेगर लाइक होती है। कैसी होती है? विनेगर लाइक। क्यों? क्योंकि विनेगर के अंदर विनेगर के अंदर 4 to 5% एसिटिक एसिड ही होता है, ठीक है। तो विनेगर की जो स्मेल होती है वो एसिटिक एसिड की वजह से ही आती है। दूसरी बात, ये जो हमने डिस्कस किया C4 से लेके C9 तक, तो बेटा C4 से लेके C9 तक जो रेंसिड बटर है ना, ये इसमें से सबसे ज्यादा जो रेंसिड स्मेल आती है, जो ऑफिशियल रेंसिड स्मेल है, वो है ब्यूटेरिक एसिड की। ब्यूटेरिक एसिड की कंफर्म स्मेल जो है वो रेंसिड बटर के जैसी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं अभी तक। अच्छा, एक 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 ट्रेंड भी आप याद रख लें, ठीक है। एक ट्रेंड भी आप याद रखें। अब वो ट्रेंड क्या है? जैसे मैंने आपको एक बात अभी बोली कि C4 से लेके, मैंने आपसे क्या कहा, C4 से लेके C9 तक जितने भी कंपाउंड हैं, यानी ब्यूटेरिक एसिड, यानी ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड और नोनानोइक एसिड,
इन सबकी रैंसिड बटर है, स्मेल कैसी है, रैंसिड बटर की जैसी स्मेल है। लेकिन फिर मैंने आपसे बोला कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो रैंसिड बटर की स्मेल है वो किसकी है, C4 की। C9 की तो नहीं बोला। इसका मतलब जिसमें जितने कार्बन कम होंगे उसकी स्मेल उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब आप एक ट्रेंड नोट कर लें, ओडोर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ कार्बन। यानी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो स्मेल कम होगी, राइट। यानी अगर हम C9 की बात करें तो इट्स लेस रेंसिड बटर लाइक। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं आपके लिए। लेकिन अगर अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ सॉरी ज्यादा तो हो गए, अब अगर नंबर ऑफ कार्बन कम है तो स्मेल ज्यादा होगी। ये रिलेशन आपने याद रखना है, उल्टा है रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। यानी कि C4 भाई, C4 से लेके C9 तक रेंसिड बटर की स्मेल है ना, तो C4 क्या होगा, C4 मोर रेंसिड बटर लाइक है। कैसा है, मोर रेंसिड बटर लाइक है। तो ये ट्रेंड आपको लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। अच्छा, अब अगली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है सॉल्युबिलिटी। अब तक हम कितनी, 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब हम 4th फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ केमिकल टू डिसॉल्व इन वाटर। एबिलिटी ऑफ अ केमिकल टू डिसॉल्व इन वाटर। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, क्या ये वाटर में सॉल्युबल है? यस, सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल। रीजन वाई, तो आंसर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पानी से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इस वजह से ये पानी में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब C1 से लेके C4 तक ये ज्यादा अच्छे से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो इतने अच्छे से पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो इसका मतलब आपने ये बात देखी कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं, यानी 4 के बाद पानी में मुश्किल से डिसॉल्व हो रहे हैं, तो रिलेशन क्या बनेगा सॉल्युबिलिटी का मुन्ने? सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या बनेगा? सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ कार्बन। यानी अगर कार्बन है ज्यादा क्वांटिटी में तो वो चीज कम सॉल्युबल है, और अगर कार्बन कम है तो वो चीज ज्यादा सॉल्युबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मैं आपसे बात करूं कि विच इज मोर सॉल्युबल, विच इज मोर सॉल्युबल, एसिटिक एसिड और डिकनोइक एसिड। भाई एसिटिक एसिड ज्यादा सॉल्युबल है कि डिकनोइक एसिड ज्यादा सॉल्युबल है? तो जिसमें कार्बन कम होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो आंसर इज एसिटिक एसिड। ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है विच इज लेस सॉल्युबल, तो फिर आंसर क्या होता? आंसर होता डिकनोइक एसिड। आंसर क्या होता? डिकनोइक एसिड होता। ठीक है। तो यहां पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हो गई, अब हम जा रहे हैं प्रिपरेशन की तरफ। अच्छा बेटा देखें, अब प्रिपरेशन से रिलेटेड आपने सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, ऐसे स्टूडेंट्स जो ई कैट और एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ई कैट और एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझ लीजिए उनके लिए 4 प्रिपरेशन हैं। जो शुरू की 4 प्रिपरेशन में कराऊंगा वो 4 प्रिपरेशन उनको याद रखनी है। बट जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं उनको 6 प्रिपरेशन याद रखनी है। ठीक है, टोटल प्रिपरेशन कितनी है बेटा? 6 हैं। क्या है? लेकिन जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पूरी 6 प्रिपरेशन याद रखनी है। कौन कौन सी? 1 से लेके 6 तक सारी। लेकिन जो बच्चे ई कैट के स्टूडेंट हैं और एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ 1 से लेके 4 तक की प्रिपरेशन याद रखनी है। उन्हें प्रिपरेशन नंबर 5 और प्रिपरेशन नंबर 6 याद नहीं करनी।
असल में ये जो प्रिपरेशंस हैं ये हैं फ्रॉम पंजाब बोर्ड, और एनईडी का पेपर या एंट्री टेस्ट का पेपर पंजाब बोर्ड से नहीं आता। ठीक है, एमडी कैट का पेपर आ सकता है। तो एमडी कैट के बच्चों ने पूरी 6 प्रिपरेशन याद रखनी है, जबकि एंट्री टेस्ट के बच्चों ने या ई कैट के बच्चों ने सिर्फ 4 प्रिपरेशन याद रखनी है। चलिए, अच्छा, सबसे पहले मेथड की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा है? सबसे पहला मेथड है कार्बोनेशन ऑफ गिरगिनार्ड्स रिएजेंट। ठीक है भाई, सबसे पहला मेथड है कार्बोनेशन ऑफ गिरगिनार्ड्स रिएजेंट। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्बोनेशन ऑफ गिरगिनार्ड्स रिएजेंट का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, कार्बोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मतलब होते हैं इसके? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गिरगिनार्ड्स रिएजेंट क्या होता है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। गिरगिनार्ड्स रिएजेंट का मतलब क्या होता है? MgRX, ऐसा ही, MgRX। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और गिरगिनार्ड्स रिएजेंट को मिलाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सही है। अब आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा, इस सवाल को आपने सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता दूंगा सवाल डायरेक्टली कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम में पूछता है, आपसे एग्जाम में वो एक क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे पूछता है कार्बोनेशन ऑफ ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये गिरगिनार्ड एजेंट है। ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ये गिरगिनार्ड एजेंट। कैसे? आर कार्बन की चेन है, इट्स अ चेन ऑफ कार्बन। ठीक है। एक्स क्या होता है? हेलाइड होता है। एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो आयोडाइड आ गया, यानी एक्स हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्स। ये एमजी भी आ गया इसके अंदर। और ब्यूटाइल का मतलब चेन ऑफ कार्बन है, 4 कार्बन की। तो आर भी है, एमजी भी है और एक्स भी है, तीनों चीजें हैं। तो ये गिरगिनार्ड एजेंट है। तो सवाल वो आपसे पूछ रहा है कार्बोनेशन ऑफ ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड गिव्स, कि अगर आप ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की कार्बोनेशन करेंगे तो क्या बनेगा। बहुत आसान सा सवाल है। कैसे सॉल्व करोगे डायरेक्ट? बहुत आसान है बेटा। ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है? ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कार्बोनेशन का मतलब यहां पर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो 1 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन हो गए? 5 हो गए ना। गिरगिनार्ड्स में कितने कार्बन है? इस वक्त 4 हैं। और कार्बोनेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का और 4 कार्बन ब्यूटाइल के, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो बेटा इस एमसीक्यूज का जो आंसर है वो क्या है? पेंटानोइक एसिड। क्या है? पेंटा, क्योंकि 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। तो आंसर हो गया पेंटानोइक एसिड। और अगर आप इसका कॉमन नेम देखेंगे तो इसका आंसर होगा वेलेरिक एसिड। राइट, इसका आंसर क्या होगा? वेलेरिक एसिड होगा। चलें, एक और एमसीक्यूज वो आपसे पूछता है। वो आपसे कहता है कि व्हाट विल बी फॉर्म्ड व्हेन इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड reacts with water। ठीक है बेटा, वो कह रहा है, सॉरी वाटर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कह रहा है आपसे क्या होगा, क्या होगा जब इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी। कोई मसला ही नहीं है। इथाइल का मतलब होता है 2 कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 1 कार्बन। राइट। तो 2 कार्बन और 1 कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपानोइक एसिड विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे? प्रोपियोनिक एसिड।
तो सिंपल, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। एक कार्बन कार्बोनेशन का और बाकी ये कार्बन गिरगिनार्ड्स के। तो ये तो हो गया एक मेथड, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपके लिए। दूसरा मेथड हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। अच्छा, अब इनके मतलब समझते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, लिसिस है ना बेटा, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो ब्रेक डाउन बाय वाटर। नाइट्राइल क्या होता है? नाइट्राइल कहते हैं आर सी एन को। किसको कहते हैं? आर सी एन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस आर के अंदर मैं पुट कर दूं सी एच थ्री और फिर हो गया सी एन, तो सी एच थ्री को क्या पढ़ते हैं आप? सी एच थ्री को आप पढ़ते हैं मिथाइल, और सी एन को क्या पढ़ेंगे? या तो साइनाइड पढ़ेंगे, और या फिर इसे क्या पढ़ेंगे? नाइट्राइल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिथाइल साइनाइड या फिर मिथाइल नाइट्राइल। अब अगर वो आपसे क्वेश्चन कहता है, और वो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? वो आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल नाइट्राइल गिव्स। तो बेटा आपको पता है इथाइल का मतलब क्या होता है? इथाइल का मतलब होता है दो कार्बन। नाइट्राइल का मतलब होता है सी एन, यानी एक कार्बन नाइट्राइल से भी तो आएगा। एक कार्बन, दो कार्बन इथाइल से आ गए और एक कार्बन नाइट्राइल से आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रोपानोइक एसिड। या तो इसका आंसर प्रोपानोइक एसिड है या फिर इसका आंसर होगा प्रोपियोनिक एसिड। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन वो आपको एग्जाम में दे सकता है। चलें, सिमिलरली आपसे वो एक और क्वेश्चन करता है, और वो आपसे कहता है कि प्रोपाइल साइनाइड reacts with water and forms dash। तो डैश में अपना नाम मत लिख दीजिएगा आप। प्रोपाइल का मतलब क्या होता है भाई? प्रोप का मतलब होता है तीन, साइनाइड का मतलब क्या होता है? सी एन। तो भाई सी एन में भी तो कार्बन है, तो एक कार्बन आ गया सी एन का, ठीक है, और तीन कार्बन आ गए प्रोपाइल के। तो ये टोटल क्या हो गया? चार कार्बन हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यूटाइल, सॉरी, इसका आंसर होगा ब्यूटानोइक एसिड। क्या आंसर होगा इसका? ब्यूटानोइक एसिड, या फिर इसका आंसर होगा ब्यूटेरिक एसिड। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास थर्ड प्रिपरेशन है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। अच्छा, प्राइमरी एल्कोहल को हम और क्या कहते हैं? प्राइमरी एल्कोहल को हम कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। अब सबसे पहली बात, 1 डिग्री को पहचानने का क्या तरीका है? 1 डिग्री को पहचानने का ये तरीका है कि उसके साथ जो पोजीशन है वो 1 होगी। जैसे 1 पेंटानोल, जैसे 1 हेक्सानोल, जैसे 1 ब्यूटानोल। ठीक है, 1 लगा हुआ होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा या फिर 1 लगा हुआ होगा। तो प्रिपरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल का पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ना। चलिए, लेकिन याद रहे यहाँ हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए? K2Cr2। ये बात हमने एल्कोहल के चैप्टर में भी कवर की थी, एल्डिहाइड के चैप्टर में भी कवर की थी। या फिर हम यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो होगा KMnO4। हमारे पास दो चॉइसेस हैं। चलें, वैसे हम नॉर्मली K2Cr2O7 को यूज करते हैं। अच्छा देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि 1 डिग्री है या नहीं है, तो देखें, अगर लिखा हुआ है आपके पास 1 पेंटानोल, तो ये कई बार हमने डिस्कस किया है, तो 1 पेंटानोल इज 1 डिग्री एल्कोहल। सिमिलरली अगर लिखा है कि 1 डेकानोल, तो 1 डेकानोल इज ऑल्सो 1 डिग्री एल्कोहल। तो इसका मतलब अगर पोजीशन 1 है, यानी अगर 1 मेंशन है, और अगर 1 नहीं भी मेंशन, तो वो प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल है। लेकिन अगर 1 की जगह कोई और नंबर मेंशन है, जैसे 2 पेंटानोल, अब तो नंबर 1 नहीं है। जैसे 3 डेकानोल, अब तो नंबर 1 नहीं है।
तो ये दोनों के दोनों 1 डिग्री एल्कोहल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम 1 डिग्री एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे। अब आंसर बहुत आसान है, आंसर बहुत आसान है। अच्छा देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ओ, राइट। तो हम ऑक्सीजन को ऐड करें तो कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आप कार्बोनेशन कर रहे थे, कार्बोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन आ रहा था, इसलिए कार्बन की वैल्यू बढ़ रही थी, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, कार्बन नहीं आ रहा। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 पेंटानोल in the presence of acidified K2Cr2O7 gives। तो आंसर सिंपल है, 1 पेंटानोल है ना, तो आंसर इसी से रिलेटेड होगा, क्या होगा? पेंटानोइक एसिड। यानी एज इट इज 5 कार्बन आ जाएंगे, आंसर इज पेंटानोइक एसिड। इसे हम प्यार से क्या कहते हैं? वेलरिक एसिड। प्यार से क्या कहते हैं? वेलरिक एसिड। चलें आगे चलते हैं। देन फिर हमारे पास अब एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 हेक्सेनोल in the presence of acidified K2Cr2O7 gives। बेटा आसान सा आंसर है, 6 कार्बन है, तो आंसर इज हेक्सोनिक एसिड। यानी जितने कार्बन एल्कोहल के अंदर हैं उतने ही कार्बन आंसर में आ जाएंगे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप इनका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, हेक्सोनिक एसिड या फिर हेक्सकोम, और क्या कहते हैं? कैप्रिक। तो कैप्रिक एसिड। चलें, इसी तरह से अब हम फोर्थ प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। फोर्थ प्रिपरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। पहले हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे थे, अब हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। बहुत आसान है, जितने कार्बन एल्डिहाइड में होंगे उतने ही आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, जितने कार्बन एल्डिहाइड में होंगे उतने ही आंसर में भी आ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन वो आपको देता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड गिव्स। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अब क्या आपको क्या मिलेगा? तो बेटा सिंपल, फॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन, ऐसा ही है। फॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें भी एक कार्बन होगा, यानी इस एमसीक्यूज का आंसर है फॉर्मिक एसिड, या फिर आप इसे कह सकते हैं मेथानोइक एसिड। क्या कहते हैं आप इसे? मेथानोइक एसिड। सिमिलरली वो आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा है, वो आपसे कहता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पेंटानॉल। पेंटानॉल इज एल्डिहाइड, कैसे पता लगा? आखिर में एल आ रहा है तो आल शो कर रहा है, ये एल्डिहाइड है। अब पेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें भी 5 कार्बन होंगे, तो आंसर इज पेंटानोइक एसिड। ये आयुपिक नेम है और कॉमन नेम इसका क्या होगा? कॉमन में 5 को वेलर कहते हैं, तो आंसर इज वेलरिक एसिड। जो बच्चे एंट्री टेस्ट और ई कैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको दो और प्रिपरेशन समझनी पड़ेंगी। अब उन प्रिपरेशंस का क्या नाम है? अब जो हमारे पास प्रिपरेशन है दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। चलें, अब हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बेटा ईस्टर क्या होता है। ईस्टर क्या है? ईस्टर कहते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये देखें यहां तक वही कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं इसके साथ एच लगा दूंगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप इसमें एच की जगह यहाँ आर लगा दें, यानी कार्बन की चेन लगा दें, तो हम इसे कहते हैं ईस्टर। तो जब आप ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोलिसिस है मुन्ने,
ये हाइड्रोलिसिस दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस और दूसरे को हम कहते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस। चलिए, अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि आप वाटर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? वाटर को यूज करते हैं। जबकि बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस को यूज करते हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो आप किसको यूज करेंगे? वाटर को। और जब बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी तो आप किसको यूज करेंगे? NaOH को। अच्छा, जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। जब बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं होगा। यहां पर मल्टीपल स्टेप्स करने पड़ेंगे, जिसमें स्टेप्स होंगे। तो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फौरन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन जब आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फौरन से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। अच्छा, अब ये प्रिपरेशन आपके लिए बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको पहले रिएक्शन सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर हम इसको विदाउट रिएक्शन सॉल्व करे पढ़ेंगे, ठीक है? चलें बेटा, ईस्टर का फॉर्मूला क्या है? ईस्टर का फॉर्मूला है आर, बंद कर दें इसे, RCOO, OO R, RCOOR। सही है? चलें, मान लें कि आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। कौन सी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आप? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के अंदर तुम किसको इस्तेमाल करते हो? वाटर को इस्तेमाल करते हो ना। चलो, तो यहाँ पे अब हम इसका रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं? वाटर से। तो वाटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है H और एक होता है OH। बेटा, जो H होता है वो लग जाएगा COOH के पास, और जो OH है वो लग जाएगा R के पास। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दोनों मिल जाएंगे और बन जाएगा RCOOH। क्या बन जाएगा? RCOOH। ये कौन है? इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड यार। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, यहां से क्या बचा? R, यहां से क्या बचा? OH। तो अब क्या बन गया? ROH। तो अगर R के साथ OH होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? एल्कोहल कहते हैं। अब हम इस रिएक्शन को बंद फॉर्म में ही कर देंगे, ठीक है? सुनिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को ना। वो आपसे कहता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल ब्यूटानोएट, ठीक है? हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल ब्यूटानोएट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स क्या बनेगा? आंसर क्या होगा? देखिएगा, आंसर देखिएगा। अब याद रखिएगा बेटा, जो पहला वाला नाम होगा ना उससे एल्कोहल बनाना है आपको, और जो दूसरा वाला नाम होगा ना उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो आपको पता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एक एल्कोहल बनता है। मैंने शॉर्ट कर दिया आपके लिए, रिएक्शन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि टाइम कम होगा आपके पास, और अगर आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फिर आपका एमटी कैट का एग्जाम पूरा नहीं होगा। सही है? इथाइल से एल्कोहल बनाना है आपने, तो आंसर इज इथाइल एल्कोहल। आंसर क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल को हम और क्या कहते हैं? इथानॉल कहते हैं। अब ये बात मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये बात मैं एल्कोहल के चैप्टर में बता चुका हूँ कि इथाइल एल्कोहल को एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, दोनों उस पर दोबारा नहीं जा रहे। अब आ जाए ब्यूटानोएट, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ब्यूट का मतलब होता है बेटा चार, तो आंसर इज ब्यूटानोइक एसिड, राइट? और चार को हम एक और नाम देते हैं, ब्यूटारिक एसिड। चलें, एक और क्वेश्चन करते हैं। वो आपसे पेपर में कहता है कि इथाइल प्रोप्योनेट reacts with
वाटर एंड फॉर्म्स डैश। तो आपको बताया था मैंने कि पहले वाले से आपने क्या बनाना है बेटा, एल्कोहल बनाना है, और दूसरे वाले से आपने क्या बनाना है, दूसरे वाले से आपने बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलें, तो इथाइल से जो एल्कोहल बनेगा उसका नाम क्या होगा, इथाइल एल्कोहल, राइट। और इथाइल एल्कोहल को प्यार से क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। चलिए, प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपियोनिक एसिड, यानी 3 कार्बन की बात हो रही है। और प्रोपियोनिक एसिड के साथ हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोपानोइक एसिड। तो आपने देखा बहुत आसान है कि जब डायरेक्टली आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बहुत आसान होगा, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस में बहुत आसान है काम। अब आ जाए जरा बेसिक पे। जब आप काम करेंगे बेसिक पे, तो बेसिक पे काम आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। आर सी डबल ओ, आर ई ईस्टर हो गया, बेसिक किसकी मौजूदगी में होता है, NaOH की मौजूदगी में होता है। अब क्या होगा, O पर नेगेटिव होता है, Na पे पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो Na है ये जाके O के पास मिलेगा, और ये जो OH है ये जाके R के पास मिलेगा। तो जो चीज फॉर्म होगी वो क्या होगी, आर सी डबल ओ, ये गया नेगेटिव पार्ट, और यहाँ से Na जुड़ जाएगा, साथ में R और OH मिल जाएंगे तो बन जाएगा ROH, यानी अल्कोहल। तो अब क्या बन रहा है, अब जो चीज बन रही है हम उसे कह रहे हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट और साथ में अल्कोहल। एक तो अल्कोहल ही बन रहा है लेकिन साथ में एक सोडियम कार्बोक्सिलेट बन रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या सिस्टम है कि अगर अगर आप इस सोडियम कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन एसिड से करा दें, तो आप देख रहे हैं एक स्टेप में काम नहीं हो रहा, स्टेप एक से ज्यादा है। तो अब क्या होगा, अब आपको पता है सी डबल ओ पर नेगेटिव होता है, एच पर पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों जाके मिल जाएंगे और ये बन जाएगा आर सी डबल ओ एच, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये Na जाके Cl से मिल जाएगा तो बना लेगा NaCl, दैट इज सॉल्ट। तो अब ये काम हो रहा है 2 स्टेप के अंदर। अब ये काम कितने स्टेप के अंदर हो रहा है, 2 स्टेप के अंदर हो रहा है। मान लें, मान लें एक क्वेश्चन वो आपको देता है, ठीक है। वो आपसे क्या कहता है भाई, वो आपसे कहता है इथाइल ब्यूटानोएट undergoes hydrolysis in basic medium gives dash, वही बात, अपना नाम नहीं लिखना। अब मैंने आपको बताया था कि पहले वाले से हमेशा अल्कोहल बनाएंगे और दूसरे वाले से अब क्या बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, राइट। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बहुत आसान है। पहले वाले से अल्कोहल बनेगा तो इथाइल से जब अल्कोहल बनाओगे तो इथाइल अल्कोहल ही बनेगा ना, और इसे प्यार से क्या बोलेंगे, इथेनॉल। अच्छा, अब दूसरे वाले से आप बना रहे हो सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो कैसे बनेगा, बहुत आसान है भाई। इसका जवाब होगा सोडियम ब्यूटानोएट। क्या जवाब होगा इसका, सोडियम ब्यूटानोएट। बहुत आसान है। या फिर आप इसे कह सकते हो सोडियम ब्यूटारेट। ये आयुपिक नेम, ये कॉमन नेम है, ये वाला कॉमन है, ये वाला आयुपिक है। अब मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं, अब मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको ऐसे कहता है कि इथाइल ब्यूटानोएट reacts with NaOH and forms X। ये आपका नहीं है X, फॉर्म्स X। अच्छा, which further treated with HCl and forms Y। Identify this X। उसने आपसे X का पूछ लिया, या हो सकता है वो आपसे Y पूछ ले, हो सकता है दोनों पूछ ले। चले,
अब आपको इतनी बात पता है कि जब भी इथाइल ब्यूटानोएट NaOH से रिएक्शन करता है तो दो चीजें बनती हैं, ठीक है। एक एल्कोहल बनता है, एक एल्कोहल बनता है, और दूसरा क्या बनता है भाई? दूसरा बनता है सोडियम कार्बोक्सिलेट। अच्छा, तो दो चीजें यहां भी बनेंगी, एक बनेगा एल्कोहल और एक बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। लेकिन हम जवाब में क्या लिखें? हम लिखेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्यों? उसने बोला आगे जाके वो HCl से रिएक्शन कर रहा है, तो HCl से रिएक्शन हमने किसका कराया है? ये देखें, सोडियम कार्बोक्सिलेट और एल्कोहल। आगे जाके हमने HCl से रिएक्शन किसका कराया भाई? हमने सोडियम कार्बोक्सिलेट का कराया ना, तो हम सोडियम कार्बोक्सिलेट पे रहेंगे। तो जो X बन रहा है उस X, वो X कौन होगा? सोडियम कार्बोक्सिलेट होगा। और सोडियम कार्बोक्सिलेट का नाम क्या है? यहाँ पर सोडियम कार्बोक्सिलेट का नाम होगा सोडियम ब्यूटानोएट। क्या नाम होगा? सोडियम ब्यूटानोएट। अब हमें इतनी बात पता है कि जब वो HCl से रिएक्शन कर लेगा तो वो क्या बना लेगा? जब वो HCl से रिएक्शन कर लेगा तो वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा ही है, ये देखें जरा। जब उसने जब उसने HCl से रिएक्शन करा तो देखिए उसने क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जब HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होगा? ब्यूटानोइक एसिड। हो सकता है इनके ये वाले नाम ना हो तो इनका कॉमन नेम दिया हो, तो इनका कॉमन नेम होगा सोडियम ब्यूटरेट या फिर ब्यूटेरिक एसिड। मुश्किल है, बात हो सकता है आपको क्लियर ना हुई हो, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वो आपसे कहता है कि प्रोपाइल इथानोएट रिएक्ट्स विद, बल्कि इसको हम ऐसे करते हैं, वो आपसे बोलता है प्रोपाइल इथानोएट अंडरगोज बेसिक हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्म्स एक्स। अभी मैं पूरा सवाल नहीं पढ़ रहा, बस मैं यहां तक हूं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब प्रोपाइल इथानोएट रिएक्ट करेगा तो हमें पता है पहले वाले से अल्कोहल बनता है इथानोएट। बेसिक हाइड्रोलिसिस का मतलब NaOH काम कर रहा है, तो जब NaOH काम करता है तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है। तो अब जो X बनेगा वो X कौन हो सकता है? वो एल्कोहल भी हो सकता है और वो सोडियम कार्बोक्सिलेट भी हो सकता है। अगर मान लें एल्कोहल बनता है तो उस एल्कोहल का नाम क्या होगा बेटा? प्रोपाइल से क्या होगा? प्रोपाइल एल्कोहल। उस एल्कोहल का नाम क्या होगा? प्रोपाइल एल्कोहल। या तो प्रोपाइल एल्कोहल होगा या फिर हम उसका नाम लिखेंगे प्रोपानोल, ठीक है। और अगर सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा तो सोडियम कार्बोक्सिलेट का नाम क्या होगा? सोडियम एथेनोइड। उसका नाम क्या होगा? सोडियम एथेनोइड। अब मैं सवाल को आगे लेके जा रहा हूं। फॉर्म्स एक्स, दिस एक्स reacts with acid and forms डैश। और जब इसने एसिड से रिएक्शन करा तो इसने क्या बनाया? हमें पता है कि अगर इसी सोडियम इथानोइड का मैं एसिड से रिएक्शन कराऊंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो अब आंसर हो जाएगा इथानोइक एसिड। और इथानोइक एसिड को हम एसिडिक एसिड भी कहते हैं। तो देखिए काम आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन जब आप डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। जब आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको दो स्टेप करने पड़ेंगे। एक स्टेप में सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और अगले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पहले स्टेप में NaOH को इस्तेमाल करेंगे, दूसरे स्टेप में HCl को इस्तेमाल करेंगे। यहां तक आपकी 5 प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम जा रहे हैं अपनी 6th प्रिपरेशन की तरफ, दैट इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। हमारी 6th प्रिपरेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ
अल्कीन। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे वो कौन सा होगा? वो होगा KMnO4। वो कौन सा होगा? वो होगा KMnO4। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, इससे पहले आपने जब भी KMnO4 इस्तेमाल किया है तो वो एसिडिक KMnO4 इस्तेमाल किया है, लेकिन ये KMnO4 एसिडिक नहीं है, ये है बेसिक KMnO4। ये कौन सा है? बेसिक KMnO4। बेसिक KMnO4 को हम अल्कलाइन KMnO4 भी कहते हैं। तो एक एमसीक्यू तो यही आ सकता है, विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड इन ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो आपको पता है आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा बेसिक KMnO4 या फिर अल्कलाइन KMnO4। अब आपने क्या करना है, देखिए, काम बहुत आसान है। अल्कीन का मतलब आपको पता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड है। काम बहुत आसान है। इस प्रिपरेशन में एक नहीं बल्कि दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं सिखाता हूं आपको। सवाल आपसे पेपर में कह रहा है कि व्हाट विल बी फॉर्म्ड व्हेन वन ब्यूटीन। ठीक है, सवाल को समझिएगा। वन ब्यूटीन रिएक्ट्स विद अल्कलाइन KMnO4। चलें, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मूला बनाएंगे और जवाब लिख देंगे। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको वन ब्यूटीन ड्रॉ करना पड़ेगा। बेटा ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन, राइट? चार कार्बन हो गए। वन ब्यूट का मतलब डबल बॉन्ड पहले पे, ये हो गया वन ब्यूटीन। चलें इसको बैलेंस कर दें। ये कार्बन सिर्फ दो बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन आएंगे, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड लगाएं। ये वाला कार्बन दो पीछे बॉन्ड बना रहा है, एक आगे बना रहा है, तीन बना लिए तो एक आएगा। ये वाला कार्बन एक पीछे एक आगे दो बना रहा है तो दो रह गए। ये वाला कार्बन सिर्फ एक पीछे बॉन्ड बना रहा है तो तीन हाइड्रोजन आ गए। अब बनेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या बनेगा? सबसे पहली बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि बॉन्ड यहां से टूटेगा। बॉन्ड यहां से टूटेगा। जब बॉन्ड यहां से टूट गया तो बेटा ये वाला हिस्सा अलग हो गया और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। यानी यानी लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड के अंदर कितने कार्बन आए? एक। और अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड में कितने कार्बन आए? तीन। ऐसा ही है, एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ तीन कार्बन आ गए। अब मुझे जरा ये बता दो, एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं? तो बेटा एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड या फिर मिथानोइक एसिड। दोनों नाम है ना, फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड। अच्छा, तीन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं? प्रोपियोनिक एसिड। क्या कहते हैं? प्रोपियोनिक एसिड या फिर हम उसे क्या कहते हैं? प्रोपानोइक एसिड। चलें, एक क्वेश्चन और करेंगे आपके लिए। देखिएगा यही क्वेश्चन बदल जाएगा अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं। कैसे? वो आपसे कहता है व्हाट विल बी फॉर्म्ड व्हेन। अब देखें, वन ब्यूटीन की जगह मैं टू ब्यूटीन कर रहा हूं। रिएक्ट्स विद बेसिक KMnO4। इसका आंसर क्या है? तो बेटा सबसे पहले आपको टू ब्यूटीन बनाना पड़ेगा। चलिए टू ब्यूटीन बनाए जरा। ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन। टू का मतलब पहले छोड़ के दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड है, तो जरा बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड होगा। बैलेंस कर दें, बैलेंस कर दें। ठीक है, ये हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब हमें इतनी बात पता है कि बॉन्ड कहां से टूटेगा? डबल बॉन्ड की तरफ से। जब डबल बॉन्ड की तरफ से बॉन्ड तोड़ देंगे आप
तो बेटा लेफ्ट साइड पर कितने कार्बन बचे? लेफ्ट साइड पर 2 कार्बन बचे, ऐसा ही है। बेटा राइट साइड पे कितने कार्बन बचे? राइट साइड पे भी 2 कार्बन बचे। अच्छा, अब 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या नाम होता है भाई? 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम होता है वो होता है एसिटिक एसिड, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक एंड हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे, उनको प्रिपेयर करना सीखेंगे कि उनको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। अल्लाह हाफिज।